मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024867। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए मैं क्या दे रखा है, two circle of diameter 16 centimeter and 20 centimeter are such that the distance between their center is 13 centimeter. What is the length of the common tangent of this circle that does not intersect the lining joining the centers? हमें दो सर्किल दे रखे, उनकी डायमीटर में दे रखे और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी। तो हमें इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। अब जो कह रहे हैं दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब हमें कौन सी कॉमन टेंजेंट चाहिए? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हमारे पास जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? रूट में डी स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? रूट में डी स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो हमें पता है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13, डी हमारे पास होती है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो 13 का स्क्वायर क्या है? 169 माइनस में दोनों की डायमीटर अगर 16 और 20 है तो यहां पर रेडियस क्या होगी? 8 और 10। तो दोनों रेडियस के बीच में डिफरेंस कितना? 2 सेंटीमीटर का। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। तो रूट 169 माइनस 4 क्या आ जाएगा? रूट में 165। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास इस कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी? रूट 165 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था सर्किल का, ज्योमेट्री में सर्किल का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 ये रहा हमारे सामने। हमें क्या दे रखा है? 60 सेंटीमीटर 40 और 20 सेंटीमीटर बाहरी आयाम वाले एक लोहे का बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 50 ग्राम है तो हमें क्या करना है? खाली बॉक्स का भार बताना है कि क्या होगा। अब हमारे पास कोई भी क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, एक भुजा में दे रखी है 40 और एक भुजा में दे रखी है 20। इसमें जो धातु लगी, जो इसमें मेटल लगा है, वो हमारे पास उसकी जो मोटाई है, धातु की मोटाई हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो अंदर से अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अपन निकालें तो अपन दो कम कर दें। लंबाई आ जाएगी 58, चौड़ाई आ जाएगी 38 और ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या होगा? बॉक्स को जब बाहर से नापेंगे तो हम उसकी पूरी बाहर वाली भुजा लेंगे। जब अपन अंदर आएंगे तो एक दीवार यहाँ है, एक दीवार यहाँ है, दो दीवारें हैं, तो 1 सेंटीमीटर मोटी ये दीवार हुई, एक ये हुई, तो दो कम हो जाएगा। तो अंदर से LBH की वैल्यू 58, 38 और 18। अब हमें धातु का अगर वॉल्यूम चाहिए तो पूरे के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दें तो हमारे पास धातु का वॉल्यूम आ जाएगा। पूरे का वॉल्यूम क्या होगा? बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस में अंदर वाले का वॉल्यूम करें LB इंटू H। अब देखिए अगर अपन इसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो यहां से अगर मैं क्या करूं? 6 कॉमन ले लूं और 2 इंटू 2 कॉमन ले लूं, तो 6 इंटू 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 10। यहां भी बचा 10, यहां बचा 20 माइनस में। इसमें से 2 कॉमन लिया 29, इसमें से 2 कॉमन लिया बचा 19 और इसमें से 6 कॉमन लिया ये बचा 3। तो मेरे पास क्या जाएगा? 6 इंटू 4 24, 10 इंटू 10 100 इंटू 20 2000 माइनस के अंदर। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या 29 इंटू 57 आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 7 नीम 63, बच जाएगा 6, 45 और 14 और 6 25, 50 60 70, कैरी आ गई 7, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 7 1703। देखिए फिर से अगर अपन इसको चेक कर लें, 29 गुना 57, 7 नीम 63, बच गया 6, 9 5 45 और 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 और 45 ये गड़बड़ कर दी। 65 यहाँ लिखा 5, बच गया 6, 10 में 6 जोड़ा 1653।
तो ये हमारे पास क्या आएगा 1653। ये हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। अब देखिए ये क्या आएगा 24 इंटू के अंदर यहाँ से अगर अपन 1653 1653 अगर घटा दें तो मेरे पास क्या बच जाएगा 347। 24 इंटू 347 इतना वॉल्यूम हमारे पास बच गया। ये मेरे पास क्या आया इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार अगर 50 ग्राम है तो पूरे का अगर वेट निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। 1 सेंटीमीटर का क्यूब का भार 50 ग्राम तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करा और केजी में चाहिए तो केजी में बदलने के लिए किसका भाग दिया 1000 का। तो सोल्व कर लें 0 से 0 कैंसिल, 5 से चला गया 20 बार, 4 से हमारे पास चला गया 5 बार, ये चला गया 6 बार। 6 से गुना करें 7 6 42, 4 6 चौक 24 और 4 28, 2 6 3 18 और 2 20, 2082 बटा में 5। तो क्या आ जाएगा 4, फिर चला जाएगा 1 बार 32, चला जाएगा 6 बार, बच गया 2, चला जाएगा 4 बार। तो 416.4 kg ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब हमें वॉल्यूम मिल गया तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 50 ग्राम है तो इसको 50 से गुना करा, ये ग्राम में आया, केजी में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करा तो आंसर क्या गया 416.40 kg। ये हमारा आंसर आया। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास था मेंसुरेशन का और मेंसुरेशन में भी 3D का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। If the price of an article increase successively by 15% and 10% respectively, then what is the percentage equivalent of the single price increase of the article? कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि करी। पहले 15% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, तो हमें क्या करना है, एकल हमें उसमें बताना है कि वृद्धि क्या होगी। इन दोनों का नेट इफेक्ट निकाल, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 प्लस 10 बना 25, 15 बाई 10 बना 1.5, तो क्या आ जाएगा 26.5। तो सिंगल चेंज कितना हुआ 26.5% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो इसको सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते हो। 15% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, 15% बढ़ाने का मतलब 3/20, 10% बढ़ाने का मतलब 1/10। इसका मतलब वैल्यू 20 से 23 होगी और फिर 10 से 11। इसका मतलब इनिशियली वैल्यू हमारे पास 200 थी, अब बढ़कर हमारे पास क्या हो जाएगी 23 गुना 11 253। तो 200 से 253 हो गई, तो 53 बढ़ा दिया किससे 200 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 20 से 20 कैंसिल और 53/2 26 से 1/2% या 26.5%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है नेट इफेक्ट पर बेस, मैं इसको कह सकता हूं ये परसेंटेज का पोर्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 54 पर। 54 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द डेबिट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच if the debit is due in 5 year at 5% per annum at simple interest। कह रहे ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर वार्षिक किस्त से चुकाई जाएंगी। तो ऋण क्या है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दे है। अब देखो ये एसआई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किस्तें दे रहे, सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही इंस्टॉलमेंट का अगर हमें फॉर्मूला आता है छोटा सा, ऐसा ही इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2। अब देखो ऐसा ही इंस्टॉलमेंट हमें पता है कि कितने रुपए की 200 की। 100 इंटू अमाउंट हमें फाइंड करनी, 100 इंटू टी टाइम कितना है 5 ईयर, 100 इंटू 5 क्या आया 500। रेट इंटू टाइम, रेट 5%, टाइम 5 ईयर, तो 5 इंटू 5 25 इंटू में 5 माइनस 1/2। 5 माइनस 1 बना 4, 4/2 क्या बना 2, 25 इंटू 2 50, 500 प्लस 50 क्या बन जाएगा 550। तो 100 इंटू अमाउंट अपॉन 550 बराबर किसके आया 200 की। 20 से 20 कैंसिल,
तो अमाउंट की वैल्यू 550 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 1100 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट के फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहें तो हम सारे इंस्टॉलमेंट ड्यू रखकर 100% मानकर भी कर सकते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट अगर अपन माने 100%, हर इंस्टॉलमेंट 100% लें, तो टोटल 5 इंस्टॉलमेंट थी, तो 100% हम 5 बार लिख लें। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू है 1 साल बाद, टोटल 5 साल में से अगर 1 साल बाद पैसा पे करना है तो इसको कितने टाइम ड्यू रख सकते हैं 4 ईयर। 5% से 4 ईयर का एसआई 20%, इसका मतलब पहली अमाउंट बनेगी 120%। दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है 2 साल बाद, तो इसको कितने टाइम के लिए ड्यू रख सकते हैं 5 - 2 3 ईयर के लिए। तो इस पर इंटरेस्ट बनेगा 15%, एसआई परसेंटेज 5 × 3। नेक्स्ट वाले पर 10%, फिर 5% और फिर 0%। तो ये बनेगा 115%, 110%, 105% और 100%। सबका टोटल अगर करें तो क्या बन गया 550%। इसका मतलब हमारी जो टोटल अमाउंट थी वो क्या थी 550%, और हर इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है 200 रुपए की। तो 100% की वैल्यू क्या है 200 रुपए। मुझे वैल्यू चाहिए 550% की, तो 1% की वैल्यू 200/100 2 रुपए। तो 550% की वैल्यू 550 × 2 1100 रुपये। तो हमारे पास टोटल हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी 1100 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है एसआई इंस्टॉलमेंट का। अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्या दे रखा है, ये डीआई का छोटा सा क्वेश्चन है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ द 5 टाइप ऑफ कार स्विफ्ट, SX4, अर्टिका, जैन और इको मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय मारुति ओवर द ईयर्स। हमें कह रहे हैं ये तालिका कुछ अलग अलग कारों को दिखाता है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हजारों में। हमें बताना क्या 2007 से 2012 के दौरान मारुति के द्वारा निर्मित किस प्रकार की कारें सबसे कम है। हमें बताना है 2007 से 2012 में कौन सी कारें सबसे कम बनाई। तो इसको तो हमें देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। तो देखकर अगर पता लगाएं तो देखो स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट की अगर अपन बात करें तो स्विफ्ट की हमारे पास ये वैल्यू रही 250, 20 ये हमारे पास है। SX4 की वैल्यू, अर्टिका की वैल्यू, जैन की वैल्यू और इको की वैल्यू। तो देखो ये दोनों वैल्यू तो हमें देखने से पता लग रहा है अच्छी खासी है। इन तीनों को अगर चेक करें, अर्टिका अगर अपन देखें ये 150 के अराउंड आ रही है सारी वैल्यू, जैन की वैल्यू भी देखें 150 के अराउंड आ रही है, लेकिन अगर इको की वैल्यू देखें तो ये सारी 150 से कम आ रही। तो सबसे कम कारों का प्रोडक्शन किसका हुआ इको का। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास 55 का आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो सारी वैल्यू का सम करके भी निकाल सकते हो, पर एग्जाम में टाइम नहीं होता, इसलिए हम इन वैल्यूज को कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 56 पर। अभी पेपर के हमने 5 क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 56 देखिए हमें क्या दे रखा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 42 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज। हमें एक अर्धगोले का व्यास दे रखा और इसका वॉल्यूम बताना। अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। डायमीटर अगर 42 तो रेडियस 21, तो 21 का क्यूब लिख सकते हैं। 7 × 3 21 से 21 कैंसिल, 22 × 2 क्या बना 44, 21 × 21 क्या बना 441। तो 441 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 1 क्या बना 4, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करा 176 + 4 180 बच जाएगा 18। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करा 176, इसमें अगर 18 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 186 और 194, तो क्या आ जाएगा 19404। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वो भी किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा मिसप्रिंट है, हमें वॉल्यूम बताना है सेंटीमीटर क्यूब में, इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने करेक्शन कर लिया।
ये क्वेश्चन फिर से हमारे पास किसका था, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन क्यूबॉइड 3D का हमने पहले करा, अब सेकंड क्वेश्चन हमने हेमिस्फीयर का करा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 57 नंबर पर। 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां पर लिख लूं, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 22/7 इंटू के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में 41/2, ये हमें दे रखा है। 3 का क्यूब क्या बना, 3 का क्यूब बना 27, 2 का क्यूब क्या बना 8 इंटू 22/7। नेक्स्ट वाली टर्म 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 डिवाइड में 41/2 को इंटू में 2/41 लिख सकता हूं। तो यहां से 27 प्लस 8 35 इंटू 22/7, 7 से चला गया 5 टाइम, 22 इंटू 5 बना 110। 36 प्लस 9 45 माइनस 4 41 इंटू में 2/41, 41 से 41 कैंसिल, तो 110 इंटू 2 क्या बना 220। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मार्क्स का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहे हैं द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 45% ड्यू टू द रिडक्शन इन द सेल, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो हमने एक आर्टिकल के प्राइस को पहले 40% से बढ़ा दी, फिर क्या करा 45% से कम कर दिया, तो इसके प्राइस पर नेट इफेक्ट बताना है कि क्या होगा। 40% से बढ़ाने का मतलब 2/5 से बढ़ा दिया, 45% से कम करने का मतलब 9/20 से कम कर दिया। तो प्राइस अगर 5 था, 2 से इंक्रीज करा तो 7 हुआ। प्राइस अगर अब 20 है, 9 से डिक्रीज करा तो क्या हुआ 11। तो इनिशियली प्राइस कितना था 100, अब हो गया 11 इंटू 7 77। 100 से 77 हुआ तो कितना कम हुआ 23, और 23 100 से कम हो रहा है तो क्या जाएगा 23% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 100 बेस है तो डायरेक्ट यहीं से आंसर आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास नेट इफेक्ट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आज पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। 59 ये रहा हमारे सामने। A and B working together take 15 days to complete a piece of work. If A alone can do the work in 18 days, then in how long would B take to complete the same work? कह रहे A और B एक साथ काम करते हुए एक काम को 15 दिन में करते हैं। A अकेला इस काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो हमें बताना है कि B अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, क्या आ जाएगा 90। दोनों की एफिशिएंसी 6, ए की एफिशिएंसी 5, तो बी की एफिशिएंसी 1, तो 20 काम को कितने टाइम में करेगा 90/1, 90 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये हमारे पेपर का 10वां क्वेश्चन होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या करें, ये हमें समीकरण दे रखी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। छोटी सी इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0। तो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर काटे गए अंतःखंड निकालना चाहता हूं, तो एक्स एक्सिस पे अंतःखंड निकालने के लिए y 0 रख दूं, तो 6x बराबर 48, तो x का मान क्या जाएगा 8। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट 8,0, y एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो x 0 रख दें, तो 8y बराबर 48, तो y बराबर 6। तो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा 0,6। तो मुझे ये डिस्टेंस बतानी है कि क्या होगी। अब ये 8 है, ये 6 है, तो ये 8 और 6 से ये क्या बन जाएगा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 10 यूनिट, ये आंसर सी आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो 6x प्लस 8y माइनस 40y था, तो 48 उधर ले गए, तो क्या आ जाएगा बराबर 48। तो x में डिवाइड करूं अगर 48 का,
y में डिवाइड करूं 48 का तो बराबर 1 लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा x/8 प्लस y/6 बराबर 1। तो x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड पता है, y एक्सिस का पता है, ये 8 और 6 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो d बराबर रूट में 100, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी 10 यूनिट। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। जनरली एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से हमारे पास आ गया सिंप्लीफिकेशन का। तब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें, 4/3 को मैं 12 लिख सकता हूं। 48 में 12 का डिवाइड करा 4, 40 माइनस 4 क्या बच जाएगा 36। तो फर्स्ट वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 36 डिवाइड के अंदर 6 प्लस 4 क्या बना 10, माइनस में 4 और 4 क्या बनेगा 16, फिर क्या बन जाएगा प्लस में 4, प्लस में 6 माइनस 4 क्या बनेगा 2, प्लस के अंदर 4 इंटू 4 क्या बनेगा 16, अपॉन में 4 और इंटू में क्या दे रखा है 3। हमें इसे सोल्व करना है तो क्या लिखे 36 डिवाइड में, इस पूरी टर्म को सोल्व करें तो 16/4 को तो क्या लिख सकते हैं 4, 10 4 14 और 2 16, ये तीनों आपस में मिलकर 16 से 16 कट गया तो क्या बचा 4 और इंटू में क्या जाएगा 3। तो 36 इंटू 1/4 इंटू में क्या आएगा 3, 4 से क्या 9 टाइम, 9 इंटू 3 क्या बना 27। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आज हमने पहले भी सिंप्लीफिकेशन का करा, तो जब पेपर में दो दो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं इसका मतलब पेपर हमारा बड़ा इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 62 नंबर पर। देखिए 62 क्या कह रहे हैं, वह कौन सी संख्या है जिसमें 460 के 20% में जोड़ने पर योगफल 920 के 70% के बराबर हो जाए। 460 के 20% में अगर मैं k को जोड़ दूं तो ये इक्वल आ जाएगा 920 के 70% के। तो मुझे यहां से k का मान बताना है। 460 का 20%, 10% 46, 20% 92 प्लस k 920 का 70%, तो यहां से 7 दूनी 14, एक कैरी आ गई, 7 नीम 63 और एक 64। तो k का मान क्या आएगा 644 माइनस में 92। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 9 गया क्या बचा 5, क्या आ जाएगा मेरे पास 552। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कई लोग डायरेक्ट ही दिमाग लगा लेते हैं, और 460 का 20% होता है 92, 92 होगा 920 का 10%, तो 10% तो वो हो गया, इसका मतलब 920 का 60% जोड़े, और 920 का अगर आप 60% निकालते हो तो वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 552। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 ये रहा हमारे सामने, कह रहे दो राशियां 3:5 के अनुपात में, यदि पहली राशि 155 kg है तो हमें क्या करना है, दूसरी राशि लगभग बतानी है कि क्या होगी। देखिए हमें कह रहा है 2 क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। पहली की वैल्यू हमें दे रखी है 155 kg, 3 की वैल्यू 155 kg, हमें सेकंड की वैल्यू बतानी है कि 5 की क्या होगी। तो 155 kg की वैल्यू रेशियो में 3, वैल्यू में 5 की चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दें तो 25 5 25 बच जाएगा 7, 27 बच जाएगा 2, 775/3, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच जाएगा 1 17, 5 दिए 15, बच जाएगा 25, चला जाएगा 8 बार, बच जाएगा 1.3, तो क्या आ जाएगा 258.3 kg। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 64 पर। ये क्वेश्चन हमारे पास रेशो का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या करें, देखिए क्या कह रहा है,
इफ ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल क्यू आर पी के और इनके एरिया का रेशो में 9:4 दे रखे, ए बी और बी सी बता रखी है, तो पी आर की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल क्यू आर पी के, क्यू आर पी की। चलिए अच्छे से नाम लिख लेते हैं इसका। अब देखिए ध्यान देना, जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते तो इनके एरिया का रेशो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होते। तो ट्रेंगल एबीसी का एरिया अपॉन में ट्रेंगल क्यू आर पी का एरिया बराबर में इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। हमें पी आर फाइंड करना है, तो ये पी आर है, अगर लास्ट की दो वैल्यू है तो ये बी सी लेंगे, इक्वल क्या आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में आर पी स्क्वायर। अब ट्रेंगल एपीसी और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो 9:4 बराबर होगा बी सी स्क्वायर अपॉन में आर पी का स्क्वायर। अब अगर मैं इसका रूट कर दूं तो क्या मैं 3/2 बराबर 15/RP लिख सकता हूं। 3 से क्या 5 बार, तो आरपी की वैल्यू 5 दूनी 10, तो इसका मतलब पी आर की लेंथ क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। आप चाहो तो इनका स्क्वायर सोल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो और चाहो तो रूट करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 65 नंबर पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। माना सी के अंदर ओ वाला एक वृत्त है और पी सी का एक बाह्य बिंदु है। माना पी क्यू और पी आर सी की स्पर्श रेखाएं, इस पर कह रहे हैं कि क्यू आर और क्रमशः स्पर्श रेखा के बिंदु है। एंगल आर ओ क्यू में 110 डिग्री दे रखा है, तो हमें आर पी क्यू का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान देना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक सर्किल दे रखे, हम लोगों ने एक सर्किल बना लिया। अब हमें इस पर टेंजेंट्स दे रखी, बार किसी एक पॉइंट से अगर अपन इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट हम लोगों ने ये ड्रॉ कर ली, सेकंड टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी, ये हम लोगों के पास आई। अब हम लोगों को यहां इसका सेंटर दे रखा है, ये बाहर एक पॉइंट दे रखा है, इसका नाम क्या है पी। पी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, पी क्यू और पी आर। अब हमने इनको इससे मिला दिया, तो हमें पता है टेंजेंट जिस बिंदु पर भी मिलती है वृत्त को वहां 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सर्किल का सेंटर हो गया ओ। आर ओ क्यू इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 110 डिग्री। अब ये क्वाड्रिलेटर के अंदर मुझे एक एंगल कौन सा फाइंड करना है, पी वाला एंगल आर पी क्यू फाइंड करना है। ये 90 ये 90 तो दोनों 180, तो ये दोनों भी 180 होंगे। ये 110 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 110 70। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 देखते हैं। ये क्वेश्चन 65 हमारे पास है ज्योमेट्री में सर्किल का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सर्किल का हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि एक थीटा न्यून कोण है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर हमारे पास 2 है, ये दोनों 1 1 होंगे, तब अपन कह सकते हैं 2 होंगे। तो यहां से tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा बराबर 1, हमें क्या फाइंड करना है tan क्यूब थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा प्लस 6 tan क्यूब थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा। तो अपन इन दोनों की जगह 1 1 रख सकते हैं। 1 की कोई भी पावर 1 आता है। 1 + 1 + 6 × 1 × 1, तो 1 + 1 2 + 6 2 + 6 क्या बना 8। तो हमारा आंसर क्या गया 8। अब tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 था, तो दोनों को हमने 1 1 क्यों लिया, क्योंकि मैं क्या कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब tan थीटा क्या होगा 1 होगा। इसीलिए हमने दोनों को 1 1 रखा। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। 67 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। मिथिलेश कवर 50 किलोमीटर बाय बस इन 90 मिनट
आफ्टर डिबोर्डिंग द बस शी टेक रेस्ट फॉर 15 मिनट एंड कवर अनदर 30 किलोमीटर बाय टैक्सी इन 35 मिनट, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। हमें कह रहे हैं मिथिला दास से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है और बस से उतरने के बाद 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए सबसे पहले उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 50 किलोमीटर की, सेकंड उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 30 किलोमीटर की। पहले 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम लिया 90 मिनट, उसके बाद 15 मिनट आराम करा और फिर टाइम लिया चलने में 35 मिनट। तो हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, टोटल टाइम हमारे पास 140 मिनट्स। इसको आवर्स में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करूंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से चला जाएगा 7 टाइम, 2 से चला गया 4 टाइम, 16 × 4 240/7, 240 में 7 का डिवाइड करें 7 × 21, बच जाएगा 3 30, 7 चौक 28, चला जाएगा 2 पर, तो 34 से 2/7 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ये जो रेस्ट टाइम था 15 मिनट, इसको क्यों इंक्लूड करा, क्योंकि क्वेश्चन ने 15 मिनट रेस्ट टाइम स्पेशली मेंशन करा, और अगर मुझे उसकी एवरेज स्पीड चाहिए तो उसने घर से निकलने के बाद यहां तक पहुंचने में ये टाइम भी तो इंक्लूड करा था, तो इसलिए हमने इसको काउंट करा। जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इसको काउंट नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में काउंट करा गया है और ये क्वेश्चन हमारे CHSL के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है टाइम एंड डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से क्वेश्चन आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन अभी करा, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का। आज के पेपर में हर जगह लगभग दो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करें। A policeman receive information that a thief is at a distance of 1.5 kilometer from him. The thief started moving by the car and policeman chased him by the car. Thief and policeman are moving at the speed of 90 and 120. At what distance will be the police catch the thief? हमें कह रहे एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि उससे 1.5 किलोमीटर आगे चोर है, उसको जाकर पकड़ लो। तो चोर भी भागने लगा और पुलिस भी उसका पीछा करने लगी। तो पुलिस कितने किलोमीटर पर उसे पकड़ लेगी? तो देखिए पकड़ने का टाइम या मिलने का टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस, तो 90 और 120 का डिफरेंस 30। अब पॉइंट हटाया, बटा में 10, 15 से क्या 1 टाइम, ये क्या 2 टाइम, तो क्या आएगा 1/20 घंटे। 1/20 घंटे में पुलिस उसको पकड़ लेगी, लेकिन हमें बताना है कितनी दूरी पर पकड़ेगी। तो टाइम मिल गया, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। पुलिस की स्पीड 120, उसको पकड़ने में टाइम लगा 1/20 घंटे। तो यहां से ये आवर्स में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगी, किलोमीटर में। 20 से क्या एक बार, ये गया 6 बार, तो दूरी क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर भागने के बाद पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। सबसे पहले निकाला मिलने का टाइम। मिलने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और वहां से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपए मूल्य अंकित करता है, 25% के डिस्काउंट पर बेचता है, साथ ही वस्तु की खरीद पर 2.5 रुपए का गिफ्ट भी देते हैं, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करते हैं। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। देखिए हमें MRP दे रखे 150 रुपीज, इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, 25% का। तो यहां से क्या सेलिंग प्राइस निकाल लें। अब डिस्काउंट 25% मतलब 1/4,
MRP 4, डिस्काउंट 1 का, तो सेलिंग प्राइस 3। 4 की वैल्यू अगर 150 रुपये तो 1 की वैल्यू 4 का भाग दिया, 4 दिए 12, 30, 37.5। तो 3 की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 112.5 रुपये। तो इसको कितने में बेचा गया 112.5 रुपये में। लेकिन इतने में भी बेचने पर 2.5 रुपये का गिफ्ट दिया, तो ये 2.5 रुपये का गिफ्ट घटा दे तो इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 2.5 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, तो बेचा कितने में 110 रुपये में। और जब 110 रुपये में बेचा तब भी कितना प्रॉफिट हुआ 10% का। तो सीपी निकाले, प्रॉफिट या लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर। 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/10। तो कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 11। 11 की वैल्यू 110 रुपये, तो 10 की वैल्यू 100 रुपये, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत सारे लोगों का आंसर तो तब भी आ गया होगा जब उन लोगों ने इसका सेलिंग प्राइस निकाला था 112 रुपये 50 पैसे। अब हमारा आंसर हमें पता है 112 रुपये 50 पैसे से कम होगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो आंसर क्या बचा 100 रुपये। तो ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो। ये हमारे पास आया प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो फिर से आपको दिख रहा है प्रॉफिट लॉस। इसका मतलब सेम क्वेश्चन आया हमारे पास। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए शॉपकीपर, एक दुकानदार ने 115 रुपये 20 पैसे में 288 संतरे खरीदे। इनमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष को 46 रुपये 20 पैसे की दर से बेच दिया। तो हमें उसका लाभ या हानि बताना है कि क्या होगा, और हमें फाइंड करना है रुपीज में। अब हमने 115 रुपये 20 पैसे खर्च करे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। हमने इसमें से क्या करा 50 संतरों को 70 पैसे के हिसाब से बेच दिया। तो 70 पैसे के हिसाब से बेचा, तो टोटल 50 × 70 3500 पैसे या 35 रुपये हमें मिल गए। और शेष को हमने बेच दिया 46 रुपये 20 पैसे में। तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया 35 रुपये प्लस 46 रुपये 20 पैसे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 81 रुपये 20 पैसे में बेच दिया। 115 रुपये 20 पैसे में खरीदा, 81 रुपये 20 पैसे में बेच दिया, तो कितना लॉस हुआ 115 रुपये 20 पैसे में से 81 रुपये 20 पैसे घटाते तो क्या जाएगा 34 रुपीज का। तो लॉस हमें कितने रुपीज का हो गया 34 का। ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है। अब देखो कई बार लोग देखते हैं कि 34 के साथ साथ 36 है, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो कैलकुलेशन बढ़िया शानदार से करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। 68 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। हमारे पास है एक सिलेंडर, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr²। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। तो इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकाले तो हमारे पास क्या जाएगा 2πr²। तो हमें क्या 2πr² की वैल्यू चाहिए। अब रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 14। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू तो 14, तो 14 × 14 लिखते, 7 से चला जाएगा 2 बार, 22 दूना 44 × 2 88 × क्या आ जाएगा 14। और 88 को अगर अपन 14 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 880, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 320 और 352, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1232। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 36 यूनिट, द एरिया कैन नॉट बी मोर देन स्क्वायर यूनिट। हमें कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, हमें कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितने से अधिक नहीं हो सकता।
तो देखिए ध्यान देना, पेरीमीटर हमारे पास तीनों भुजाओं का योग होगा। 3 की वैल्यू अगर 36 यूनिट है तो a की वैल्यू 12 यूनिट। अब मैक्सिमम एरिया हमारे पास किसका होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल का। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या लिखे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 12 इंटू 12, 4 से क्या 3 बार, 12 तिये 36, तो क्या आ जाएगा 36√3 इस ट्रायंगल के लिए मैक्सिमम एरिया होगा। तो इससे ज्यादा एरिया नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 36√3, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो मैक्सिमम एरिया किसका होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल का, उससे ज्यादा एरिया किसी का नहीं हो सकता अगर इक्वल पेरीमीटर, एक सेम परिमाप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 73 पर। देखिए 73 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे टर्नओवर ऑफ ए कंपनी प्रोडक्ट वाइज, एक कंपनी का प्रोडक्ट वाइज हमें टर्नओवर दे रखा है लाख रुपीज के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स पर उन्हें कितना कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हमें ये दिखा रखा है। हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए एंड ई टुगेदर। कुल लाभ में ए और ई को मिलाकर प्राप्त हुआ लाभ लगभग कितना है, ये हमें बताना है। अब देखिए ध्यान देना, यहां अगर अपन बात करें ए और ई को टोटल का कितना लाभ हुआ हमें बताना है। ए का टर्नओवर कितना था, 30 लाख। ए का टर्नओवर कितना था, 30 लाख। इसका प्रॉफिट कितना था, 25%। 30 लाख का अगर 25% निकालूं तो प्रॉफिट कितना आएगा, 7.5 लाख। अब ई का अगर अपन प्रॉफिट निकालें, ई का टर्नओवर है 60 लाख, 60 का अगर 25% निकालो तो क्या आएगा, 15 लाख। ये इनका प्रॉफिट हुआ। ये सारी वैल्यू मैं लाख रुपीज में लिख रहा हूं। तो ए और ई का टोटल प्रॉफिट तो कितना हुआ, 22.5 लाख। दोनों को जोड़ा, लेकिन हमें पूरा तो प्रॉफिट नहीं पता ना कितना हुआ, हमें सारा फाइंड करना पड़ेगा। बी का टर्नओवर है 40 का यहां पर अगर अपन देखें तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 8% के आसपास या 10%, लगभग मान ही बताने, और सारी वैल्यू 10% से दूर है तो चल जाएगी गाड़ी। 40 लाख का 10% 4 लाख। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें सी के लिए, सी का हमारे पास 20 का क्या करें, 20% निकाले, फिर 4 लाख। सी का डी का जो हमें पास है इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख, टर्नओवर 50 लाख, तो 50 लाख का कितना परसेंट निकालें, 10%, तो क्या आ जाएगा 5 लाख। तो टोटल सभी का प्रॉफिट 15, 20, 24, 28 और 7 35.5। तो हमें बताना है कि 35.5 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से पॉइंट कैंसिल। अब अगर अपन इसको 5 से काटेंगे क्या, 71 बार, 5 से काटा 45 बार, 4500 में 71 का या 70 का भाग दें तो कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा, 7×42 बच जाएगा 3, 30, फिर चला जाएगा 5 बार, तो 65 से ज़्यादा आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, 70% हमारे पास लगभग लाभ हुआ दोनों को मिलाकर। क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज को, ये प्रॉपरली 10 नहीं थी, इनको हमने 10 लिया है, 10 से कम थी, तो हमारे पास वैल्यू जो होगी 65 से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 70%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 74 पर। 74 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रा का। अलजेब्रा का पेपर का ये पहला क्वेश्चन है। ABC A+B+C है 7, AQ + BQ + CQ - 3ABC 301। तो हमें AB + BC + CA का मान बताना है। तो आप सब लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हो, AQ + BQ + CQ - 3ABC क्या होगा, A + B + C इंटू में मेरे पास क्या जाएगा, A + B + C का होल स्क्वायर, माइनस में क्या जाएगा 3AB BC CA। ये मेरे पास वैल्यू होती है। अब इस पूरे की वैल्यू में क्या दे रखी है, 301 इक्वल आएगा A + B + C 7,
7 का स्क्वायर 49 माइनस में 3 इंटू ए बी बी सी सी ए, इसको अगर x बोल दो तो क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करूंगा 7 चौक 28, 21 चला जाएगा 43 बराबर 49 माइनस 3x, तो 3x बराबर 6, तो x का मान 2। इसका मतलब क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 75 नंबर पर। नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं, ये देखो हमारे पास फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, अलजेब्रा का। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन अभी हम करके आए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया अलजेब्रा का। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर क्या है 0। x ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं इस इक्वेशन को x से डिवाइड करूं तो क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आया 2। अब अगर मुझे वहां स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो मैं क्या इसका स्क्वायर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 आया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर दूं तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ऊपर गुना करा तो क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस का 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आया 2। ये कब होता है, जब हमारे पास x किसके इक्वल होता है 1 के, और x अगर 1 है तो x की जगह 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के पेपर के हमने पूरे क्वेश्चंस का एनालाइज करा। इनमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताना, मैं आपको उसका वापस से सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चलिए तो मिलेंगे अगले पेपर में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू।